हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये है करंट अफेयर का डेली कैप्सूल और आज है तारीख 27 नवंबर 2021। बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर्स ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 9.3%। 9.3% अनुमान लगाया है किसने? मूडीज इन्वेस्टर्स ने। तो देखिए, समय समय पर अनेक संस्थान जो है वो अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर अनुमान लगाते हैं और इसी अनुमान के आधार पर इंडस्ट्रीज जो हैं अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ाती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, याद रखिएगा। अन्य डेटा की यदि हम बात करें, 8.3%। ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ और मैं यही करता हूँ ताकि आपका रिवीजन बेहतर हो सके। ये वर्ल्ड बैंक ने भारत की 2021-22 की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया है। 9.5% किसने अनुमान लगाया है? IMF। किसने? IMF ने 2021-22 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया है। 9.1, मैंने पिछले वीडियो में ही ये बताया था, गोल्डमैन सच्स ने 2021-22 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया है। 9.3 जो है ये मूडीज इन्वेस्टर्स ने लगाया है। तो याद रखिएगा, ये सभी ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जेवर हवाई अड्डे की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? सही आंसर आएगा, देखिए मैं यहाँ पर गलती की वजह से यहाँ लिख नहीं पाया हूँ। यहाँ पर देखिए ये रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला को रखा हुआ है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला को रखा है। फिर भी मैं अन्य ऑप्शंस के ऊपर यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन व्यक्ति क्या है और मैंने क्यों लिया है, ध्यान से समझिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्रालय के मंत्री है, उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके बाद में हम बात करें डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जो हैं तो ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री। अश्विन वैष्णव की यदि हम बात करें तो अश्विन वैष्णव वर्तमान में रेलवे एवं संचार मंत्री हैं, रेलवे एवं संचार मंत्री हैं। और अर्जुन मुंडा की यदि हम बात करें तो ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। तो ये सभी अभी कैबिनेट मंत्री हैं, याद रखिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। देखिए इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है 2024 तक जब ये शुरू होगा तो इसमें दो महत्वपूर्ण पॉइंट जुड़ेंगे। पहली बात, ये भारत का सबसे पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा होगा, यानी कि ये कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगा, पूरी तरीके से प्राकृतिक ऊर्जा पर चलेगा। और दूसरी बात कि ये सबसे बड़ा भारत का एयरपोर्ट कहलाएगा। तो ये दो बात याद रखिएगा। जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, यानी कि इसकी आधारशिला रखी गई है, अभी यह बन रहा है। नेक्स्ट, इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए एशिया की ओर से किसे प्रतिनिधि चुना गया है? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा, ये रहे प्रवीण सिन्हा। देखिए, इंटरपोल एक प्रकार से दुनिया की पुलिस के नाम से जानी जाती है, या विश्व की पुलिस का भी इसको संज्ञा दिया जाता है, यानी कि सभी देशों की पुलिस को मिला करके ये एक संस्था बनती है जिसको हम इंटरपोल कहते हैं। तो इंटरपोल के लिए चीन ने भी अपना प्रतिनिधि उतारा था, लेकिन भारत ने चीन को पछाड़ करके अपनी विश्वसनीयता यहाँ पर दिखाई है। ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट्स में मैं 2 से 3 और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेने वाला हूँ जिसमें भारत का महत्व दिखाया जाएगा। यहाँ पर प्रवीण सिन्हा जो हैं ये इंटरपोल के अभी कार्यकारी समिति के सदस्य चुने गए हैं एशिया की तरफ से। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिए दलवीर भंडारी लिखा गया है मेरे द्वारा ऑप्शन में। ये कौन है? दलवीर भंडारी जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका दूसरी बार यहाँ पर कार्यकाल चल रहा है। ये भी भारत के प्रति विश्व की विश्वसनीयता को दर्शाता है कि भारतीय लोगों के ऊपर उच्च पदों पर कितना विश्वास किया जाता है। तो दलवीर भंडारी जो है ये अपना दूसरा टर्म कंप्लीट कर रहे हैं एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, याद रखिएगा, दलवीर भंडारी। इसके बाद में हम बात करें तो गीता गोपीनाथ वर्तमान में IMF की जो हैं वह मुख्य वित्तीय सलाहकार है, मुख्य वित्तीय सलाहकार हैं, जो 2022 में इस्तीफा देंगी। और ये पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैं ये बता चुका हूँ। तो ये गीता गोपीनाथ भी उच्च पद पर स्थित है वर्तमान में। इंटरपोल की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? देखिए, इनका भी चयन अभी 2 से 3 दिन पहले ही हुआ है। अहमद नज़ीर यह अभी वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी इंटरपोल की? 1923 में। कब हुई थी? 1923 में। नेक्स्ट,
देखिए मैं आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूँ। मैं डेली करंट अफेयर करवाता हूँ जो कि 10 to 12 मिनट का होता है। इसके बाद में मैं वीकली करंट अफेयर करवाता हूँ जिसमें मैं डेली करंट अफेयर का रिवीजन करवाता हूँ और साथ ही साथ यदि कोई पॉइंट मुझसे छूट जाता है तो मैं उसे वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसके बाद में मैं मंथली करंट अफेयर करवाता हूँ जिसमें मैं PDF अवेलेबल करवाता हूँ, जैसे कि आप अभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऐसी ही मैं PDF अवेलेबल करवाता हूँ जिससे आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। एक ही जगह से पढ़ने से बहुत महत्व मिलता है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, ताकि सभी नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सबमरीन को नौसेना द्वारा तैनात किया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए INS वेला। INS वेला, ये रही INS वेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें, देखिए यहाँ पर अन्य ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। INS करंज, INS कलवरी और INS खंदेरी, ये तीनों ही जो है सबमरीन पहले ही नौसेना को डिलीवर कर दी गई हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 75 प्रोजेक्ट 75 का ये हिस्सा है जिसमें कुल मिलाकर के 6 सबमरीन जो है नौसेना को दी जाएंगी, जिसमें से करंज, कलवरी और खंदेरी दी जा चुकी है। अब चौथी चली गई है वेला और 2 और आना बाकी है। याद रखिएगा 2 और आना बाकी है। तो यह है प्रोजेक्ट 75। इसे आप आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिसाब से भी ले सकते हैं। 75 प्रोजेक्ट, 6 सबमरीन में से 2 और बची हुई हैं। चौथी सबमरीन थी INS वेला। नेक्स्ट, तेजस्विनी तथा हौसला योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निर्मला सीतारमण। ये रही निर्मला सीतारमण जिन्होंने की जम्मू कश्मीर के लिए 2 योजनाएं शुरू करी हैं, तेजस्विनी और हौसला। तो निर्मला सीतारमण कौन है? निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। कौन है? वित्त मंत्री हैं। अब अन्य ऑप्शंस की बात कर लें। प्रहलाद जोशी कौन है? ध्यान से समझिए। प्रहलाद जोशी जो है वर्तमान में कोयला एवं खान मंत्री हैं। कोयला एवं खान मंत्री है। अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। इन ऑप्शंस को मैं बार बार लेते चल रहा हूं जिससे आपके कैबिनेट मंत्रियों के नाम याद हो जाए। प्रहलाद जोशी जो हैं वह कोयला एवं खान मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। और पीयूष गोयल जो हैं ये वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। साथ ही इनके पास कपड़ा मंत्रालय यानी कपड़ा उद्योग मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। तो ये अन्य ऑप्शन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना में कितनी राशि दी जाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10,000 करोड़। देखिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि जो है ये मनरेगा को दी गई है। मनरेगा का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो यहाँ पर रोजगार की गारंटी के आधार पर यह योजना चलती है। गांव में रहने वाले किसी भी मजदूर को मिनिमम, देखिए यहाँ पर ये 100 देख सकते हैं आप इमेज में, 100 मिनिमम 100 डेज की दिहाड़ी जो है यानी कि मजदूरी गांव में ही मिले, ऐसा निर्धारित किया गया है इस योजना के तहत। तो इसको मनरेगा कहते हैं। मनरेगा यानी इंग्लिश में यदि कहें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट, ये कानून है एक प्रकार का। तो यहाँ पर देखिए इसका शुभारंभ कब हुआ था? 7 सितंबर 2015 को ये योजना जो है स्थापित की गई थी, यानी कानून के रूप में बनी थी 7 सितंबर 2005 को। याद रखिएगा। इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को नाम क्या परिवर्तन किया गया? पहले ये योजना हुआ करती थी, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी इसमें महात्मा गांधी नहीं लगा था। बाद में इस पहले इसे नरेगा कहा जाता था, बाद में इसे मनरेगा कहा गया महात्मा गांधी के नाम के आधार पे। 2 अक्टूबर को क्या होता है? ध्यान से 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती होती है और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जो है वो जयंती होती है। ये बात याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को इनके सम्मान में मनरेगा किया गया। 100 दिन की गारंटी ये देता है रोजगार के रूप में। नेक्स्ट, कॉर्पेट युद्ध अभ्यास भारत ने किसके साथ साझा किया? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ में भारत जो है वह युद्ध अभ्यास साझा कर रहा है, कॉर्बेट युद्ध अभ्यास। देखिए इस बात को समझ के चलिएगा कि यहाँ पर युद्ध अभ्यासों के नाम जो है वो कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में थल सेना, वायुसेना और नौसेना है, इसीलिए यह अपने अपने आधार पर नाम को निर्धारित करती है। इसीलिए युद्ध अभ्यासों के नाम जो है वो कॉमन हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नेवी की शिप पीछे दिखाई दे रही है, तो ये इंडोनेशिया और भारत की नौसेनाओं का साझा युद्ध अभ्यास था जिसे कॉर्बेट युद्ध अभ्यास कहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सेनाएं अपने अपने नाम को निर्धारित करती हैं, तो नाम कॉमन हो सकते हैं किन्हीं भी 2 युद्ध अभ्यासों के, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा।
देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको भारत के युद्ध अभ्यासों के बारे में बता देता हूं जो अन्य देशों के साथ में है और जिनके ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। वरुण युद्ध अभ्यास, और ये सारे युद्ध अभ्यास 2021 में ही हुए हैं, याद रखिएगा। वरुण युद्ध अभ्यास हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में, कहाँ पर हुआ? अरब सागर में हुआ। वज्र प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, बकलोह हिमाचल प्रदेश में। अगली बात करें तो खंजर युद्ध अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ, कहाँ पर हुआ? बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी में। याद करते हैं आगे। अगला है ला पेरोस। ला पेरोस जो है वो फ्रांस और क्वाड देशों के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में। क्वाड देशों के बीच बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करें पासेक्स की, तो पासेक्स भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। डस्टलिक सेकेंड जो है भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, कहाँ पर हुआ? रानीखेत उत्तराखंड में। और एम्फेक्स 21 जो है यह तीनों भारत की सेनाएं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना के बीच में, कहाँ पर हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसे अपने नोट्स में बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शेख सबा अल खालिद अल सबा। शेख सबा अल खालिद अल सबा, ये रहे शेख सबा अल खालिद अल सबा, जो कि कुवैत के अब नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। यदि हम कुवैत की बात करें तो उसकी राजधानी कौन सी है? कुवैत सिटी। और इसकी मुद्रा क्या है? दिनार, यानी कि कुवैती दिनार, याद रखिएगा। अन्य ऑप्शंस भी देखिए, याद करने लायक हैं। ये भी जितने भी प्रधानमंत्री, देखिए ये सभी, पहली बात तो प्रधानमंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री किसके बने हैं? कुवैत के। कब बने हैं? 2021 में। और ये जो अन्य 3 ऑप्शन है ये भी 2021 में ही प्रधानमंत्री बने हैं। इनके चुनाव पिछले 1 या 2 महीने में हुए हैं, तो याद कर लेना है। अब्दुल्लाह हमदोक, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये सूडान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, अब्दुल्लाह हमदोक, याद रखिएगा। चोगुएल कोकल्ला मागा, ये वर्ष 2021 में माली के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, माली के, याद रखिएगा, चोगुएल कोकल्ला मागा। इसके बाद में इस्माइल साबरी याकूब, ये चुने गए हैं मलेशिया। कहाँ के? मलेशिया के 2021 में प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये सभी ऑप्शन आपके नोट्स में आ जाने चाहिए। देखिए, यदि आप मेरे वीडियो सतत देखते हुए आ रहे हैं और आपको लगता है कि इससे आपकी तैयारी बेहतर चल रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लाइक का टारगेट है 100 लाइक्स, ओनली 100 लाइक्स। इस टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपको डेटा अवेलेबल करवा सकूं। तो अभी लाइक करिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि 26 नवंबर। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को? देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया था और भारत की यह शर्त थी कि जिस भी दिन संविधान पूर्ण हो जाएगा बनकर के, उसी दिन से ये लागू होगा। तो 26 नवंबर 1949 को यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया और इसके आधार पर इसे लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान के जनक या पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। यह पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर अन्य ऑप्शंस की भी हमें बात करनी पड़ेगी। अन्य ऑप्शंस में मैं पिछले वीडियोस में बताते आ रहा हूँ, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 18 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 18 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दर्शन दिवस, वर्ल्ड फिलॉसफी डे। 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविज़न दिवस, 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस। तो यहाँ पर अन्य ऑप्शन से भी हमारी तैयारी बेहतर हो रही है। नेक्स्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, रिवीजन ही सफलता की चाबी है। आप कितना अधिक पढ़ते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, आप कितना अधिक रिवीजन करते हैं इससे ही आपकी सफलता निर्धारित होती है। तो पिछले वीडियो के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की याद में। अगला क्वेश्चन, ASEM समिट का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सही आंसर आ जाएगा वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत गौरव नामक योजना की शुरुआत करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? सही आंसर आएगा अश्विन वैष्णव,
नेक्स्ट, दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत ने किसके साथ साझा किया? दो देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। अगला है, कुन-दु-हेन का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? सही आंसर आएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के ये राष्ट्रपति थे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी जवाब आप सही सोच पाए होंगे। नेक्स्ट, कल के सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ आपको। कल मैंने सवाल किया था बोईता बंदना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा। इसके साथ मैंने एक और प्रश्न पूछा था, मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक। जिन स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, वेल डन। आप जब जवाब देते हैं बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट, आज का सवाल मैं पूछ लेता हूं। आज का सवाल है, किसे ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह और जमशेद पूनिया। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।